हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2018 का 17 सितंबर का शिफ्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस सीरीज़ में आरआरबी ग्रुप डी 2018 के हर शिफ्ट का मैथ, रीजनिंग और साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सेक्शन वाइज कर रहे हैं, जो आने वाले आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का कोशिश करें, इसके बाद सॉल्यूशन देखें। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 ईयर्स और 28.8 ईयर है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना थी। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं। मतलब जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की उम्र क्या थी। मतलब आज से पुत्र कब पैदा हुआ था? 28.8 ईयर साल पहले। तो इसलिए 28.8 ईयर्स पहले पिता की उम्र क्या थी, तो उसमें से अभी जो उम्र है उसमें से 28.8 ईयर इसका घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 10 में से हट गया 2, 7 में से हट गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19.2 ईयर्स। मतलब जब इसका पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की उम्र कितना था? 19.2 ईयर्स। तो पूछ रहे कितना हिस्सा था फ्रैक्शन में, तो लिखेंगे 19.2 बाई 28.8। 0 से 0 कैंसिल, कितना से कटेगा? 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 8 चौका 32। इसको 4 से काटेंगे तो 7 चौका 28 और 4 दूनी 24 से काटे तो 2 बार में, 24 से काटे तो 3 बार में, मतलब 2/3। मतलब जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता का उम्र पुत्र के वर्तमान उम्र का 2/3 था। सो दिस इज द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मान लें 3 बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है 0,-1, B जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और C जिसका कोऑर्डिनेट है 2,1। ठीक है, ये 3 बिंदु है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो उस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना है, जिसके शीर्ष बिंदु D, E और F हैं। ट्रायंगल 1 बाई ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 1 बाई x के रूप में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको तो पहले हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक कि दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के, पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल के, फिर इसके जैसे सपोज ये है ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल ABC। ठीक, इसके बाद इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के फिर इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। और कोऑर्डिनेट से कैसे एरिया निकाला जाता है मैंने आपको इसके पहले वाले शिफ्ट के मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वाले शिफ्ट के वीडियो में बता चुका हूँ। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं जब उसका 3 पॉइंट का 3 शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हो। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट का हेल्प से तीनों का इसका भी एरिया निकाल ले, ABC का भी और DEF का भी एरिया निकाल ले। उसके बाद ट्रायंगल 1 बाई
ट्रायंगल 2 को हम लोग डिवाइड कर दें। ठीक है, जितना एरिया आएगा उतना से उसको हम डिवाइड कर दें। दूसरा एक तरीका है ज्योमेट्रिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि एक अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उस ट्रायंगल के भुजा के मध्य बिंदु को ज्वाइन करते हुए एक दूसरा हम लोग जब अंदर में ट्रायंगल बनाते हैं तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ठीक है, मतलब अगर बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग ट्रायंगल 1 बोल रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को अगर ट्रायंगल अंदर वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल 2 बोल रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल का रेशियो हमेशा 1/4 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि वो एरिया इज इक्वल टू 1/x, तो x का वैल्यू बताना है। सो x इज इक्वल टू कितना होगा 4। सो द आंसर इज 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + y = 3 हो, xy = 2 है, तो x³ - y³ का वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका तो दो तरीका है। एक तो तरीका है कि हम लोग इसको हम फॉर्मूला लिख के उसका वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करें, कि मतलब x और y का ऐसा वैल्यू रखें जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो यहाँ पर हम अगर x और y का x = 2, y = 1 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर भी x = 2, y = 1 रखते हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x³ - y³। सपोर्ट द वैल्यू, तो x मतलब 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब = 8 माइनस 1 का क्यूब = 1 = 7। देयरफॉर 7 इज द राइट आंसर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अदरवाइज हम लोग को क्यूब वाला फॉर्मूला जो होता है वो यूज़ करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। इसमें दिया हुआ है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाओं की लंबाई 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है, उसको 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल खर्च निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको इस दर से 20 पैसे के दर से इंटू कर देने से हम लोग को जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि हम लोग इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों साइड दिया हुआ है तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो एस वाला फॉर्मूला लगा के कि S = जो एरिया ऑफ ट्रायंगल = एक फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, और इसको अंडर रूट, ऐसे एक फॉर्मूला होता है, वैसे निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग जानते हैं कि S = होता है A + B + C/2, वेयर इज A, B and C आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हम लोग इसको पता करते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट का नंबर हम लोग एक बार याद करते हैं कि क्या ये तीनों जो साइड है ये क्या ट्रिपलेट में है। तो करते हैं, एक बार देखते हैं। तो 72, 30 और 78, इसका रेशियो निकालेंगे और छोटा करते हैं। अगर रेशियो कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हुआ 36, 15 और ये 39। तो हम लोग को इंटू करने से पता चलता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = इसका स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का हम लोग को फॉर्मूला पता होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल = होता है हाफ इंटू बेस। इस दोनों में से किसी को बेस मान लेते, सपोज 72 को हम लोग बेस मान लेते हैं, इंटू हाइट = दिस। मतलब क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ऐसे है। ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 30। ठीक है, हम 72 को बेस माने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको इससे इंटू किए तो 36 = 1080, इतना स्क्वायर मीटर है। इसको हम लोग अगर 20
20 पैसे से इंटू करते हैं, और पैसे को अगर हम लोग रुपया में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 216 रुपये। तो इस तरह से उसको समतल करने में 216 रुपये खर्च हो गए। हम लोग इसका एरिया हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपए मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपया होगा, 120 रुपया होगा। तो हम लोग को मूलधन निकालना है, तो इसको तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। P इजिकल टू क्या होता है? P इजिकल टू होता है 100 इंटू I बाई R इंटू T। सो 100 इंटू आई मीन्स इंटरेस्ट 120 है, रेट 6% है और टाइम 10 ईयर है। तो इसको इससे कैंसिल कर दिए, इसको इससे घटे तो 2 टाइम्स मीन्स 200 रुपीज़। तो उसका कैपिटल की प्रिंसिपल कितना था? मूलधन था 200 रुपये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 का पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा? ठीक है, पहले ये जो दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? 7 का पावर 21, तो हम 7 का पावर 21 को हम लोग कॉमन लेते हैं। 7 का पावर 21 बाहर निकाले, यहाँ पर क्या बचा? 1, यहाँ पर क्या बचा? 7 का पावर 1, यहाँ पर बचा 7 का पावर 2, यहाँ पर बचा 7 का पावर 3। ठीक है, 7 का पावर 21, ये कितना हुआ? 1। 7 का पावर 1 मतलब 7, 7 का पावर 2 मतलब 49 और 7 का पावर 3 मतलब 3, 4, 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको सबको ऐड करते हैं तो कितना होगा? 1 और 49 50 हुआ, 7 और 343 350, 350 और ये 50 कितना हुआ? 400। मीन्स क्या कि 7, ये इसका वैल्यू कितना है? 7 का पावर 21 इंटू 400। अगर हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से विभाजित करेंगे तो 25 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 0, मतलब शेष नहीं बचेगा। सो राइट आंसर इज 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल है, एक समानांतर चतुर्भुज PQRS जिसके भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है। तो हम लोग से पूछा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग पहले ऐसे एक ड्राइंग बनाते हैं। अब इसमें एक हम लोग को फॉर्मूला होता है कि दोनों विकर्ण का स्क्वायर, दोनों विकर्ण के स्क्वायर का सम। तो फॉर्मूला होता है दोनों के विकर्ण का स्क्वायर, मतलब PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये एक रिलेशन है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। ये है समानांतर चतुर्भुज का रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। PR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर। QS हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, 2 इंटू PQ इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और QR इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ये हुआ 64, ये 144, 64 प्लस 144 माइनस 100, ये वाला 10 का स्क्वायर माइनस हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग घटाए तो QS स्क्वायर इज इक्वल टू आया 316। अभी QS का वैल्यू निकालना है तो इसलिए इसका रूट कर देते हैं, तो ये आता है 17.77 जो अप्रोक्सीमेटली 17.78 के बराबर है। सो दिस इज द राइट आंसर, मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई 17.78। QS इज इक्वल टू कितना है? 17.78। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु के वक्र पृष्ठ तल का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, तो ये है हमारा शंकु, इसका तिर्यक ऊंचाई 25, ऊंचाई 24, तो हम लोग को निकालना है इसका पृष्ठतल का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठतल का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। वक्र पृष्ठतल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, वेयर एल तिर्यक ऊंचाई है, आर ये इस कोण का अर्धव्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को तो तिर्यक ऊंचाई तो दिया हुआ है लेकिन आर नहीं दिया हुआ। आर हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग इसको सेक्शन काटें तो ये एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, जिसका ये 25 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इसका रूट। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 25, 24 और किसका ट्रिपलेट होता है, 25, 24 और 7 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर r इजिकल टू कितना होगा, 625 में से 576 माइनस कर देंगे तो आएगा 49 का रूट। 49 का रूट करेंगे तो 7 आएगा। r इजिकल टू 7, वो वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। पाई इजिकल टू 22/7 पुट करना है, r इजिकल टू 7 पुट करना है, l इजिकल टू 25 पुट करना है। 7 से 7 कैंसिल, 25 से इसे इंटू किए तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है इस कोण के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्रतल का क्षेत्रफल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया। ठीक है, तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। हम लोग से पूछा है कि कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया। तो सबसे आसानी से हम लोग इस तरह के सवाल को बनाते हैं वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, तो ये है हमारा वेन डायग्राम, जिसमें एम मतलब ये है सर्कल है मैथ के लिए, जितने लड़कों ने मैथ सेलेक्ट किया, ये है जितने जीव विज्ञान ने सेलेक्ट किया, और ये है 8 ने किसी का सिलेक्शन नहीं किया। ये पूरा क्लास है, क्लास में टोटल स्टूडेंट थे 60 में 8 ने किसी का सिलेक्शन नहीं किया, 29 ने मैथ का सिलेक्शन किया, 32 ने बायोलॉजी का सिलेक्शन किया। तो हम लोग से पूछा है कि कितने छात्रों ने मैथ और बायोलॉजी दोनों का सिलेक्शन किया, मतलब ये जो कॉमन क्षेत्र है, कॉमन एरिया है, इसमें कितने छात्रों ने सिलेक्शन किया। तो ये हम लोग को बताना है। सबसे पहले टोटल था कितना, 60 था। हम लोग क्या करते हैं कि 60 में से सबको माइनस करते जाते हैं। चलो 60 में से हम 8 को माइनस कर दिए। ठीक है, फिर ऐसे लड़कों को माइनस कर दिए जिसने मैथ लिया था, उसको भी हम लोग माइनस कर दिए। फिर ऐसे लड़कों को माइनस किए जिसने बायोलॉजी लिया था, उसको भी माइनस कर दिए। इस तरह से हम लोग माइनस करके देखते हैं तो कितना आता है, ये 60 माइनस 69। ठीक है, मतलब कितना हुआ, -9। इसका मतलब क्या है कि हमने 9 और एक्स्ट्रा लड़कों को घटा दिया, मतलब 9 हमने 2 बार घटा दिया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना 60 स्टूडेंट था, अगर सबको हम लोग माइनस कर रहे हैं तो इस 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 माइनस में आ जा रहा है। इसका मतलब क्या, हमने कोई ऐसा एरिया है जिसमें से डबल जिसको घटा दिया, और कितना घटा दिया है, 9 डबल घटा दिया, मतलब 9 को 2 बार हमने घटा दिया, जो एरिया सिर्फ 1 बार था। तो ऐसे कौन सा एरिया था जो 2 बार हम लोग घटा सकते हैं, वो था ये वाला एरिया। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए हैं, तो इसलिए जो मैथ और बायोलॉजी दोनों लिए ऐसे छात्रों की संख्या कितना है, 9। सो दिस इज द राइट आंसर। तो अगला सवाल है अरिथमेटिक से। पानी की एक टैंक को 3 पाइपों X, Y और Z के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। ठीक है,
पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है और पाइप वाई पाइप एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंकी को पाइप एक्स अकेले भरने में कितना टाइम लगता है? तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं कि सपोज कर रहे हैं कि एक्स जो है वो 6x घंटे में टंकी को भर देता है, ठीक है। तो y कितना देर में भरेगा? तो y भरेगा, y चूंकि x से 2 गुना तेज है इसलिए इसका आधा टाइम लगेगा। तो इसलिए या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x का टाइम से आधा कर दिए, तो मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, तो y को कितना देर में भरता है? 3x आवर में भरता है। फिर पाइप जेड पाइप y से 3 गुना तेज है, मतलब पाइप जेड y से 3 गुना तेज है, मतलब इसमें हम लोग 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 से भाग दिए तो x घंटा है। इसका मतलब ये हम मान रहे हैं कि x को 6x आवर लगता है, y को 3x आवर लगता है और z को x आवर लगता है, ठीक है। तीनों अगर एक साथ काम करें तो ये 1 घंटा में कितना करेगा? x 1 घंटा में करेगा 1/6x, ठीक है, 1/6x 1/6x। y 1 घंटा में कितना करेगा? 1/3x। z 1 घंटा में कितना करेगा? 1/x। अगर तीनों का हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1/6x प्लस 1/3x प्लस 1/x। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6x, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 6 मीन्स दिस इज इक्वल टू 9/6x, ठीक है। विच इज इक्वल टू, जैसे हम लोग को बोला है कि तीनों मिलकर किसी काम को, उस टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/5। तो 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना भरेगा? 9/6x विच इज इक्वल टू 1/5। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा? x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 45/6 इतना आएगा x इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? हम लोग को निकालना है कि x अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा। तो x को भरने में कितना टाइम लगता है? 6x, मतलब इसमें हम लोग 6 से इंटू कर देते हैं, 6 कैंसिल मीन्स 45 आवर। तो इसलिए x को ये भरने में 45 आवर टाइम लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है? मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, दैट मीन्स लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई इज x। तो परिमाप कितना होगा? परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई को जोड़ते हैं और उसको 2 से इंटू करते हैं, विच इज इक्वल टू 96। सो x इज इक्वल टू 4 से काटे तो इसको 24 बार में, 2 से काटे तो 12 बार में। सो x इज इक्वल टू 12। हम लोग को निकालना क्या है? आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कितना है? 3x मीन्स क्या? 3 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 36 मीटर। सो द आंसर इज 36 मीटर। जब वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तब वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब इस टाइम में पहुंचना है लेकिन पहुंचती है कब? 15 मिनट देरी से। जब 2 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाता है, तो अभी भी वो देरी से पहुंचती है लेकिन 5 किलोमीटर की देरी से 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। मतलब दोनों टाइम में 10 किलोमीटर के स्पीड से था तो भी और 12 किलोमीटर की स्पीड से था तो भी हम कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का टाइम में? 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को डिस्टेंस पूछा है तो हम लोग ऐसे कैसे निकालते हैं? अगर मान लो डिस्टेंस d था तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाने में उसको d/10 आवर लगता था, ठीक है। 12 किलोमीटर के स्पीड से जाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, d/12 लगता था। लेकिन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को हम आवर में चेंज करते हैं तो इसको 60 से डिवाइड करते हैं। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 12d माइनस 10d इज इक्वल टू 2d, और 10 और 12 में इंटू हो जाएगा
तो ये 10 12 इधर जाएगा, तो कितना होगा 10 गुने 10 गुने 12 बाई 60। ये 2 को हम लोग इधर लाएंगे तो कितना होगा 2। सो d इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 10, तो डिस्टेंस कितना आया 10 किलोमीटर। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। शेष का 60%। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। ठीक है, अगर हम कृतिका की कुल मासिक आय 100 यूनिट एज्यूम करते हैं, 100 यूनिट एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसे घर किराए पर 30% खर्च होता है, मतलब 100 यूनिट का कितना है 30 यूनिट। अब पूछ रहा है कि घरेलू घर का भाड़ा, ये घर का भाड़ा 30 यूनिट, घरेलू एक्सपेंस जो है शेष जो बचा उसका 60% खर्च होता है, मतलब 100 यूनिट था, 30 तो हाउस रेंट में खर्च हो गया, बचा कितना 70 का 60% उसको खर्च होता है घरेलू व्यय में। 70 का 7% कितना हुआ 42 यूनिट। इस तरह से उसका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया 30 यूनिट और 42 यूनिट, मतलब 72 यूनिट। ठीक है, अभी शेष कितना बचत तो कितना हो गया, सेविंग उसका कितना हो गया, सेविंग हो गया 28 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि सेविंग का वैल्यू कितना है 6300 रुपये, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 28 यूनिट का वैल्यू कितना है 6300 रुपये, तो इसलिए 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100/78। 7 से इसको कैंसिल किए 900 टाइम्स, 7 से इसको 4 टाइम्स, 4 से इसको 25 टाइम्स, इससे इससे इंटू किए तो 225 इतना रुपया है, तो उसका मासिक आय कितना रुपया है 22,500 रुपये। सो दिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा। 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, ठीक है, अगर इसमें से 10 प्रेक्षण का मान माध्य प्रत्येक का मान अगर 21 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल 210 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये 210 21 में बटेगा तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा 10 मिलेगा ना, तो प्रत्येक का मान, अब नया प्रेक्षण का मान कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों का नया माध्य कितना हो जाएगा, पहले 40 था और प्रत्येक का 40 था, माध्य कितना था 21 का पहले माध्य 40 था, अब कितना हो जाएगा 10 बढ़ गया, तो अब हो जाएगा 50। सो दिस इज द राइट आंसर। मतलब 21 का माध्य मीन पहले 40 था, 10 प्रत्येक 10 प्रेक्षण का मान 21 करके बढ़ा, टोटल बढ़ा 210। ठीक है, अब 210 21 में बढ़ा तो प्रत्येक के मान में कितना वृद्धि हुआ 10 का वृद्धि हुआ, मतलब माध्य पहले 40 था, अगर एवरेज 40 था तो अभी एवरेज कितना हो जाएगा 50। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले जाते हैं, इसके बाद शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ कि 48 लोग 17 दिन में एक काम करता है, काम कितना दिन काम किया, तो वो काम किया है अभी सिर्फ, तो एक दिन में लोग कितना काम करता है, एक दिन में वो लोग 1/17 काम करता है, वो लोग काम किया है सिर्फ 6 दिन, तो 6 दिन में कितना करेगा 6/17 पार्ट काम किया 6 दिन में,
शेष काम कितना बच गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं। शेष काम इक्वल टू बचा 11/17। अब हम लोग को निकालना है कि ये 11/17 काम जो बाकी जो 44 आदमी बचे वो कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो एक काम जो है 48 आदमी 17 दिन में करता था। ठीक है, तो अगर हम लोग को 11/17 काम करना होगा तो कितना दिन में करेगा, 11/17 दिन में। ठीक है, ये 11 है। अगर 48 आदमी को करना होता है तो इतना टाइम लगता है। अगर 44 आदमी को करना होता है तो एक आदमी को अगर करना होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए 48 ऊपर लिख दिए। अगर 44 आदमी को करना है क्योंकि 4 दिन चला गया तो 44 आदमी को कितना टाइम लगेगा। अब इसको हम लोग काटते हैं। 17 से 17 कैंसिल, 11 से 4 बार में, 4 से 12 बार में, तो शेष जो काम बचा उसको 44 आदमी को करने में 12 दिन लगेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसको 475 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे कितना लाभ या हानि होगा। ठीक है, इसको हम लोग को लाभ 475 में बेचेगा तो कितना लाभ या हानि होगा ये निकालना होगा। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। जब वो आदमी 595 रुपये में बेचता है, 595 में बेचता है, तो उसको 19% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 595 रुपया है वो 119 कॉस्ट प्राइस के 119% के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, ये 595 रुपया 119% के बराबर है। तो इसका 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 100/119 से इंटू कर देते हैं। इसको काटते हैं हम लोग 17 से 7 बार में, 17 × 51, 17 × 85 बार में, 7 से 5 बार में। ठीक है, इसका मतलब 500 रुपये। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपये में। अगर वो 475 रुपये में बेचता है तो हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, 25 रुपये का हानि हो रहा है। ये कितना परसेंट है, उसका प्रतिशत निकालने के लिए 25/500 गुना 25/500 गुना 100 से करते हैं। 5 से इसको काटते हैं तो 5, मतलब अगर वो 475 रुपये में बेचता है तो उसको 5% का हानि हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a - 1/a = 7 हो तो a² + 1/a² का वैल्यू बताना है हम लोग को। ठीक है, तो ऐसा को हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन में माइनस दिया हुआ रहता है तो +2 कर देते हैं स्क्वायर करके, और अगर प्लस दिया रहता है तो -2 कर देते हैं स्क्वायर करके। मतलब जैसे ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो +2 कर देंगे, अगर यहाँ पर प्लस दिया रहता तो यहाँ पर -2 कर देते हैं। होता है स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 49 + 2 = 51। एक्चुअली में होता कैसे है, जैसे कि a² + 1/a², इसका एक फॉर्मूला होता है ना, a + 1/a का स्क्वायर -2 × a × 1/a। a से a कैंसिल, बचा क्या, a + 1/a का स्क्वायर -2। तो यहाँ से 7 किए, इसका वैल्यू पुट किए 7 का स्क्वायर -2 = प्लस होता है तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हम लोग माइनस यहाँ पर पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस पुट करते हैं। ऐसे करके आंसर आता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।